अनसॉल्व पेपर है कक्षा 10 का 2025 सेट 1 VB। ठीक है, ये हमारे पास अनसॉल्व पेपर है। इसके हमने क्या किए हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 से 20 हल कर दिया और एक आपका क्वेश्चन खंड बा में भी हल कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपका क्या है, बोर्ड पे दिया गया है। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 5 करना है इसमें खंड। ठीक है, तो पहला का क्वेश्चन दिया गया है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो एपी का मतलब समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो देखिएगा हल कैसे करेंगे। हल पहले हम मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है। ठीक है, और सारवंतर डी है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखेगा। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक है। 17वां पद, तो 17वां पद को कैसे लिखेंगे, a प्लस 16d बराबर क्या होगा 10वें पद से। ये 17वां पद क्या है, 10वें पद को कैसे लिखोगे, a प्लस 9d। अब ये 17वां पद 10वें पद से क्या है, 7 अधिक है, तो दोनों को बराबर लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 7 जोड़ लेंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखिएगा इनको हम इधर लाते हैं, तो a प्लस 16d और माइनस a हो जाएगा माइनस का 9d बराबर 7। ये a से घट जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। इसको 16 से माइनस 9d को घटाओ तो बेटा कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7। ये आ जाएगा कितना, 7d आएगा बराबर 7। गुणा वाला भाग में चला जाएगा तो d बराबर 7/7। 7 से 7 कट जाएगा, d बराबर कितना आ जाएगा 1। इसका क्या हो जाएगा, सारवंतर हो जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का हमने का कर लिया, अगला क्वेश्चन खा दिया गया है। समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिएगा। मूल हमसे पूछ रहा है, तो मूल कैसे निकालते हैं बेटा, हल इसके हमको मूल निकालना है। समीकरण हमको क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। ये समीकरण दिया गया है। अब हमको देखेगा क्या करना होता है, जो x² का गुणा होता है, x² का जो गुणांक होता है उसका अचर पद के साथ क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे अचर पद के साथ 5 √2 इंटू √2 का, क्योंकि ये x² का गुणांक है, ये अचर पद है, गुणा करोगे तो कितना आएगा 5 √2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, ये 10 आएगा। अब 10 के आपको गुणनखंड करने हैं ऐसे कि वह 7 के बराबर हो। तो 10 के गुणनखंड करोगे तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 तो 7 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दोगे कितना आएगा बेटा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखोगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5 √2 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा, √2x प्लस 5 और यहाँ पे क्या कॉमन है बेटा
यहाँ पे आपका कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं। कितनी बार लिख सकते हैं बेटा? 2 बार। तो एक अंडर रूट हम यहाँ 2 कॉमन कर लेते हैं, एक बच जाएगा। कितना बचेगा? यहाँ पे देखिएगा, अंडर रूट 2 को हम 2 बार इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो एक यहाँ से कॉमन हुआ, एक अंडर रूट 2 क्या होगा? बच जाएगा, और प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं हम, पूरे पद को यहाँ से कॉमन है ये, तो देखेगा यहाँ से कॉमन ले लो। क्या? अंडर रूट 2 और x प्लस 5 बाहर कर लिया, तो यहाँ पे बचेगा x, और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? अंडर रूट 2 बराबर 0। अब एक एक पद को 0 के बराबर कर दो, तो अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। ये उधर जाएगा, प्लस का है तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का। तो अंडर रूट 2 x बराबर माइनस के 5, और क्या आ जाएगा? x बराबर माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2। अब देखो इसको करो तो क्या आएगा बेटा? x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा? माइनस के अंडर रूट 2। तो मूल हमारे कितने आ गए? मूल आ जाएंगे हमारे -5 अपॉन अंडर रूट 2 और कामा माइनस के अंडर रूट 2। तो यही मूल है इसके, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है? 2 का हमने खा तक कर लिया। अगला क्वेश्चन 2 का गा है, एक त्रिभुज ABC, इसको हम संकेत को हटा देते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है BAC। आपको सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB इंटू CD। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे हम प्रूफ करेंगे। हमको पहले दिया क्या गया है? दिया गया है यहाँ पे एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है ये? ABC। ठीक, ये हमको दिया गया त्रिभुज ABC। अब कह रहा है त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है। D एक बिंदु है ये, और वह इस प्रकार है। ये मान लो क्या है? एक बिंदु है D, और इस प्रकार है कि ADC ये कोण क्या कह रहा है? ये हमको दिया गया है, दिया है कोण ADC बराबर है किसके? कोण BAC के, इसके बराबर है बेटा। ठीक है, ये हमसे वो कह रहा है, इतना दिया गया। तब उसको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिएगा? कि CA² बराबर CB इंटू CD। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ करके बताना है कि ये इसके क्या है? बराबर है। अब हम देखिएगा प्रूफ करते हैं इसको। तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो संगत भुजाओं के यदि हम अनुपात निकाल लें तो कैसे आपको देखिएगा अनुपात निकालने हैं। हमको जो त्रिभुज के कोण दिए गए उन अनुसार यहाँ पे क्या करना है? त्रिभुज को लेना है, जो कोण दिए गए उसके अनुसार। तो कौन कौन त्रिभुज दिया गया? देखो, एक तो दिया गया ADC। हम अलग थोड़ा बना देते हैं। एक त्रिभुज आपका लिया गया ये ADC ये, और दूसरा उसने त्रिभुज कहा है बड़ा वाला कौन सा त्रिभुज? उसने कहा है ABC, ये वाला। इसका ये वाला कोण, ये कोण और इसका ये कोण क्या है? बराबर। कहने का मतलब इस त्रिभुज का ये कोण और ये कोण कैसा है? बराबर है। तो इन त्रिभुजों को हमको क्या करना है? समरूप करना है। तो देखिएगा हम त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा
त्रिभुज ए डी सी तथा दूसरा त्रिभुज है ए बी सी। देखिएगा, पहला त्रिभुज ए डी सी, दूसरा क्या है ए बी सी। अब हमको क्या इसमें दिया गया है, पहली कंडीशन ये दी गई है कि कोण ए डी सी बराबर है किसके, कोण ए बी सी के। ये हमको क्या है दिया गया है, ये कैसा है बेटा, दिया गया है एक कंडीशन, ठीक है। इतना हमारा क्या है बराबर है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि कोण सी जो है, ये वाला कोण सी दोनों त्रिभुजों के क्या लिए है, दोनों त्रिभुजों के उभयनिष्ठ है कोण। देखो इस वाले त्रिभुज का ये कोण आ रहा है और ये वाला यदि त्रिभुज देखें तो इसमें भी ये कोण आ रहा है, तो ये कोण दोनों का क्या है उभयनिष्ठ है। ये कैसा बेटा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब दो कोण यदि बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज किसके, त्रिभुज समरूप है ए बी सी के। अब जब त्रिभुज हमारा समरूप हो गया, यहाँ पे लिख सकते हो एंगल कोण समरूपता कसौटी से, ठीक है। इस कारण ये क्या हो गया समरूप। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जब त्रिभुज समरूप हो तो हम जानते हैं कि उनकी संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपको अनुपात थोड़ा एडजस्टमेंट करके लिखना, क्योंकि हमको क्या लाना है सी स्क्वायर लाना है, सी स्क्वायर लाना है। तो देखिएगा सी स्क्वायर क्या करेंगे, पहले वाले ए सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर लाना है। तो पहला वाला त्रिभुज ये है तो इसमें ये भुजा आती है संगत, तो क्या लिखेंगे ए सी या सी ए लिख लो इसको बेटा, सी ए पहले वाले त्रिभुज की संगत भुजा। अब दूसरे वाले त्रिभुज की संगत भुजा, ये जो भुजा है इसके नहीं, आपको इसके अनुपात में लिखना, क्योंकि इसको क्या ले जाना है गुणा में। तो अब क्या लिखोगे आप सी बी बराबर क्या लिख सकते हैं, दूसरी संगत भुजा क्या है, दूसरी संगत भुजा हमारे पास है इसकी ये सी डी, इसको लिखोगे सी डी अपॉन सी ए, ठीक है, ये लिखेंगे सी ए। अब इसका ये क्या हो है, हम जानते हैं क्या कि यदि त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो इससे लिख लिया। अब इनका यदि त्रिज्या गुणा कर दें तो हो जाएगा सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। यही हमसे क्या करा रहा है, इसमें प्रूफ करा रहा है। देख लीजिएगा क्या प्रूफ करा रहा है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। इस प्रकार आप लिखेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 का हमने गा तक कर लिया, अगला क्वेश्चन 2 का घा दिया गया है। एक चतुर्भुज ए बी सी डी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया, सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। तो क्या दिया क्या गया है, हमको दिया है कि एक आपका व्रत है, एक व्रत है और उसके बाहर क्या खींचा गया, एक चतुर्भुज। ये मान लीजिए एक व्रत है, ठीक है, थोड़ा ये एक व्रत है। अब इसके परिगत क्या खींचा गया, एक बेटा चतुर्भुज खींचा गया है।
ये चतुर्भुज है, मान लीजिए ए बी सी डी, ये आपका चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये हमको दिया गया। फिर से एक बार देखिएगा, एक चतुर्भुज ए बी सी डी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया, मतलब बाहर खींचा गया, ये वृत्त के बाहर खींच दिया गया इस प्रकार से, और ये कहाँ कहाँ स्पर्श कर रहा है, तो ये बिंदु मान लो P पे, ये Q है और ये R है, और ये क्या है बेटा S पर स्पर्श करता है। ठीक है, तब आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये प्रूफ करना है। तो देखिएगा प्रूफ हम कैसे करते हैं इसको, प्रूफ करते हैं बेटा, प्रूफ क्या है कि हम जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ कैसी होती है बेटा, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो P बिंदु है ये क्या है, सॉरी A बिंदु जो है वो क्या है, बाह्य बिंदु है। अब बाह्य बिंदु से खींची गई ये स्पर्श रेखा और एक ये खींची गई स्पर्श रेखा की दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AP बराबर है किसके बेटा, AS के बराबर है। यहाँ पे लिखोगे क्या, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसको हम समीकरण एक नाम और दे देते हैं, क्या है, ये समीकरण हमारे पास मान लो फर्स्ट है। इसके बाद दूसरा क्या है, बाह्य बिंदु हमारा क्या है, बी पी और बी क्यू, तो इससे खींची गई स्पर्श रेखा ये और इससे खींची गई स्पर्श रेखा ये बराबर होंगी, बाह्य बिंदु से खींची गई। तो अब आपको एक चीज़ और याद रखना है, जो स्पर्श बिंदु हैं ये आपको एक ही तरफ लिखनी है। आप ऐसा नहीं लिखोगे बी क्यू नहीं इधर लिखोगे, नहीं तो जोड़ने में दिक्कत आएगी आगे। तो हम इसको क्या करते हैं, बी पी को पहले लिखेंगे, बी पी बराबर क्या लिखेंगे, बी क्यू, समीकरण नंबर इसको सेकेंड मान लेंगे और जो इसमें ऊपर लिखा है वही लिख देंगे, क्योंकि इसी कारण ये भी बराबर हुआ है। अब देखिएगा क्या है कि ये स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु ये सी है, ये एक स्पर्श रेखा है और एक ये स्पर्श रेखा है, तो इसकी भी लंबाइयाँ क्या होंगी, बराबर होंगी। तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखोगे सी आर बराबर सी क्यू। ठीक है, इसको समीकरण नाम हम थर्ड दे देते हैं। यही कंडीशन इसमें भी लिख लेनी है आपको। इसके बाद क्या है, बाह्य बिंदु हमारा है डी, तो डी से खींची गई एक ये स्पर्श रेखा, एक ये, तो ये भी क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या लिखोगे, डी आर बराबर होगा डी एस के। समीकरण नंबर फोर्थ नाम दे दो इसको, और वही घटना यहाँ पे भी लिखना है आपको। अब क्या है, समीकरण 1 + 2 + 3 और +4 को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखिएगा क्या आएगा, AP + BP + CR और +DR बराबर क्या आएगा, AS + BQ + CQ और +DS, ये आ जाएगा बेटा। अब देखिएगा AP और BP दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद प्लस CR और DR जोड़ो तो क्या बनेगा, CD बन जाएगा। ठीक है, CD बन जाएगा। इसके बाद बराबर
अब देखिएगा AS और DS को, AS और DS को जोड़ो तो क्या आएगा बेटा, AS और DS जोड़ोगे तो हमारा AD आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, AD आ जाएगा। इसके बाद प्लस BQ और CQ, देखो BQ और प्लस CQ जोड़ोगे तो BC बन जाएगा, BC ये आ जाएगा। यही हमारा क्या करा रहा था, प्रूफ करा रहा था। तो ये हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, लिख लीजिएगा। क्या है, हमने 2 का क्वेश्चन नंबर घातक कर लिया। अगला क्वेश्चन 2 का डा है। यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। दिया है n बराबर 60। अब हमको आंकड़े दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता क्या दी गई है, 5 है, x है, 20 है, 15 है, y है और 5 है। अब हमको क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब हम माध्यक निकालते हैं तो माध्यक में आपको क्या करना पड़ता है, संचयी बारंबारता निकालनी होती है। तो देखिएगा, संचयी बारंबारता निकालने के लिए इसका क्या है, आंकड़ों को 3 कॉलम में विभाजित कर लेते हैं। तीन कॉलम में ऐसे आपको विभाजित कर लेना है। पहला जो कॉलम है वो क्या है, वर्ग अंतराल, वर्गांतर। दूसरा क्या है, बारंबारता, और तीसरा हमारा है संचयी बारंबारता। ठीक, ये 3 कॉलम में आपको इसको क्या कर लेना है, विभाजित कर लेना है। ठीक है बेटा। अब देखिएगा क्या है, पहले कॉलम को आपको लिखना है, इसमें जो दिया गया है 0 से 10, इसके बाद है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से, इसके बाद 50 से 60। और नीचे क्या है, योग का, नीचे आपको योग लिखना है। एक कॉलम योग का बना देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको 3 बना लेंगे। ये 5 है, ये x है, ये 20 है, ये 15 है और ये y है, ये 5 है। ठीक है, अब इनको क्या करना है, देखिएगा, जोड़ना है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो पहले तो आपको 5 ही लिख लेना है। ये इसमें जोड़ोगे तो x + 5 हो जाएगा। इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा, x + 25 आ जाएगा। इसमें जोड़ोगे तो x + 40 हो जाएगा। और इसको इसके साथ जोड़ोगे तो x + 22 और प्लस 40 ये आएगा। अब इसको इसके साथ जोड़ोगे तो x + 22 और प्लस 45 ये आपका आएगा। ठीक है, और n का मान उसने दिया है, कितना है, 60 है। अब हमको दिया क्या है, देखिएगा, n बराबर तो हमको दे दिया उसने, कितना, n बराबर 60, n बराबर तो हमको दे दिया है, n बराबर 60 है। तो n/2 कितना होगा, n/2 60/2, तो कितना आ जाएगा बेटा, काटोगे 30। इसके बाद हमको m का मान दिया गया है। माध्यक को हम m से लिखते हैं। माध्यक m बराबर कितना दिया गया है, 28.5 दिया गया। अब जब हमको माध्यक दिया जाए तो हमको क्या करना है कि उसका बारंबारता कौन होगा और संचयी बारंबारता कौन होगा।
तो जो माध्यक होता है उसको आपको देखना है वर्ग अंतराल में किसके बीच आता है। तो ये जो आएगा वह इसके बीच आएगा, 20 और 30 के बीच में 28.5 आएगा, इसके बीच में आएगा। इसी को आपको ऐसे संकेतित कर लेना है याद रखने के लिए। इस प्रकार से इसको आपको क्या कर लेना है, संकेतित इस प्रकार से कर लेना है, ठीक है। ये इसका F हो जाएगा, ये इसका CF हो जाएगा। संचयी बारंबारता को CF लिखते हैं, बारंबारता को F से, ठीक है। ये L1 और L2 हो जाएंगे। तो L1 का मान कितना है, देखिएगा L1 का मान है 20 है बेटा, और L2 का मान कितना है 30 है। इसके बाद F का मान है 20 हमारे पास, और CF का मान कितना है x + 5 है। माध्यक का फार्मूला लगा दो, m बराबर क्या होगा, L1 + n/2 - CF × h/f होगा बेटा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे h का मान और लिख देते हैं। तो h कितना होगा बेटा, h इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितना है, 10 है। तो ये 10 लिख दिया। अब यहाँ पे मान भरो बेटा, तो कितना आएगा, L1 का मान हमारे पास 20 है, या m का मान कितना है, m का भी लिख लेते हैं, तो 28.5 है, और ये कितना है 20 है। इसके बाद देखिएगा 28.5 बराबर ये कितना है 20 है, प्लस इसका मान n/2 का मान 30 है, माइनस CF का मान कितना है, CF का मान हमारे पास x, CF का मान है x और +5, ठीक है। और ये पूरे का मान कितना है, इंटू h का मान 10 है, अपान f का मान कितना है बेटा, f का मान है 20, f का मान 20 है। अब ये तो इससे कट जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट गया। इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 28.5 माइनस 20 बराबर, इसका अंदर गुणा कर दो तो ये आएगा 30 माइनस x माइनस के 5 अपान 2। इसको घटाओगे तो ये हमारा आ जाएगा 8.5 बराबर, ये इससे घटाओगे तो आएगा कितना 25 माइनस f अपान 2। इसका इसमें गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 का 0, 8 दूनी 16, 1 17, एक अंक में दशमलव बराबर 25 माइनस के x। अब x को इधर ले आओ, x बराबर 25 माइनस 17 को उधर ले गए, घटा दे बेटा तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, देखिएगा x बराबर आएगा 8, x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। इसको घटाओगे तो 8 बचेगा। अब हमको y का मान निकालना है बेटा, तो देखिएगा क्या करते हैं, y का मान इधर हम निकाल देते हैं। देखिएगा क्या है कि ये जो योग है n का मान है, यह मान इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x + y और प्लस 45 बराबर 7। x का मान हमने निकाला है कितना है, x का मान 8 आया है, प्लस y प्लस 45 बराबर 7। 45 और 8 कितना हो जाएगा बेटा, 45 8 हमारा हो जाएगा 53 बराबर 7। ये उधर जाएगा तो y बराबर 60 माइनस के 53, घटा देंगे कितना बचेगा, y बराबर आ जाएगा 7। तो x और y के मान हमको प्राप्त हो जाते हैं। x का मान आया है 8
और y का मान हमको मिल गया है कितना 7। तो ये इसके क्या होंगे राइट आंसर होंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। है हमने 2 का इंडिया नंबर कर लिया। अगला 4 नंबर है, क्या दिया गया है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। अच्छा होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा इसका हल क्या है। हमारे पास खराब कितने पेन हैं, खराब पेन है 12। अच्छा पेन कितना है, अच्छा पेन है 132। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल पेन कितने होंगे, तो कुल पेन हो जाएंगे 144। तो वो हमारा हो जाएगा कुल परिणाम। कितना हो जाएगा कुल परिणाम, तो ये आ जाएगा आपका 144। अनुकूल परिणाम कितना होगा बेटा, तो अच्छे हमको निकालने हैं। तो अच्छे पेन कितने हैं 132। अनुकूल परिणाम 132। अब यहाँ पे क्या है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है अच्छा होने की प्रायिकता। अच्छा होने की प्रायिकता या पेन के, यहाँ लिख देते हैं पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगी, कुल अनुकूल परिणाम बेटा, अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम, ये आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा अनुकूल परिणाम कितने हैं 132 हैं और कुल परिणाम कितने हैं 144 हैं। अनुकूल परिणाम कितने हैं 132 और कुल परिणाम कितने हैं 144। अब इसको 12 से डिवाइडेशन करो तो 12 एक कम 12, एक बचेगा 12 एकम 12 और इसको काटोगे तो 144 12 से डिवाइडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। इसका राइट आंसर कितना है 11/12, लिख लीजिएगा।